दोस्तों अगले हफ्ते यहाँ पर मीटिंगों का दौर चलने वाला है और मैं यहाँ पर कोई यूएस ईरान की मीटिंग की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर जो यूएस में बड़े मीटिंगों के दौर चल रहे हैं उसकी यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा की तरह हम पहले लिक्विडेशन से देख लेते हैं मार्केट में कितने लिक्विडेट हुए। तो लॉन्ग पोजीशन में $50 मिलियन और शॉर्ट पोजीशन में $110 मिलियन यहाँ पर लिक्विडेट हुए। इससे पता चल रहा है कि मार्केट ने एक बार फिर रीबाउंड्स किया है क्योंकि शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडेट नहीं हुई है। अभी मैं यहाँ पर उस मीटिंग के दौर की बात करूंगा, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्योंकि फटाफट हर रोज़ फ्रेश अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती है। अब बात कर लेते हैं उस मीटिंग की, लेकिन एक अपडेट निकल कर आ रही है। रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर से अपने प्रेडिक्शन दिए इस मार्केट को लेकर और उन्होंने ये बोला है कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और इथेरियम में फिर से हमें एक रीबाउंड्स देखने को मिलेगा। जो फ़िलहाल का रीबाउंड्स है उसके बाद एक टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों चेंज होंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर भी मुद्दा फंसा हुआ है। और उसी के बाद में यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी फ्रेश एंट्री बनाने की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर रिच डैड पुअर डैड के लेखक रहे हैं और काफ़ी फेमस बुक है। उन्होंने अपनी यहाँ पर बात की है और बार बार वो यहाँ पर चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन जैसा उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मुद्दा उठाया, ईरानियन IRGC यानी ईरान की सेना ये बोल रही है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यहाँ पर क्लोज़ कर दिया है जहाज़ों की सिक्योरिटी को देखते हुए। वहीं US ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जहाज़ों का आवागमन बिल्कुल मज़े में चल रहा है, कोई यहाँ पर दिक्कत आ नहीं रही है। तो कुल मिला के अभी वहाँ ईरान से और दूसरी तरफ US से वहाँ के प्रतिनिधि स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल चुके हैं, जो कल तक बोल रहे थे कि बातचीत कैंसिल हो चुकी है। फिर से यहाँ पर नया दौर शुरू होने वाला है। जो MOU हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए थे ट्रंप ने, उस पर फिर से यहाँ पर डिटेल में चर्चा कहीं ना कहीं की जाएगी। और एक संकेत मिल रहा है इस जो इनकी MOU पर साइन हुए उसको एक्सेलरेट करने की, यानी शांति वार्ता को बनाने की कोशिश और ज़ोरों शोरों से यहाँ पर करने की कोशिश की जाएगी। वहीं पर कतर ने भी ईरान के लगभग $6 बिलियन के फ्रीज जो एसेट थे उनको अनफ्रीज कर दिया है। और ये अच्छी चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट के लिए भी हेल्दी संकेत हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको उस मीटिंग के दौर की बात की, उससे पहले भी एक और बड़ी अपडेट आई है, उस पर मैं जाऊंगा, मुझे पता आप उसका इंतज़ार है। लेकिन अपडेट ये आ रही कि ED ने बेंगलुरु बेस्ड 5 क्रिप्टो कंपनियों पर छापा मारा है और ये 2500 करोड़ की ट्रांजैक्शन बाहर के एक्सचेंज पर कर रही थी और इनके लगभग $5 से $6 बिलियन के क्रिप्टो एसेट को भी फ्रीज किया गया है। ये डराने वाला भी है और दूसरा अच्छा भी है। डराने वाला इसलिए है उन लोगों के लिए जो नॉन KYC बेस्ड या FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसमें किसी भी बड़े एक्सचेंज का नाम नहीं आया है और ये जो कंपनियों पर एक्शन हुआ है ये बाहर के लोगों को सर्विस ज़्यादा देती थी, इंडिया में यहाँ पर कम ऑपरेट कर रही थी। तो क्या फिर कुछ चेंज आने वाले हैं? तो चेंज तो ये होगा कि आप किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड करें तो ये ज़रूर देखें वो FIU रजिस्टर्ड है नहीं। अब ये है कि कई लोग बोलते हैं कि यार क्रिप्टो करेंसी का मीनिंग ही क्या था, मतलब क्या था कि छुपा हुआ करेंसी, यानी जिसको कोई ट्रेस नहीं कर पाए और यहाँ पर रेड पड़ रही है। तो देखो ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए भी हो सकता है। जैसे वजीर एक्सचेंज हैक हुआ या फिर कोई भी एक्सचेंज हैक होता है तो आपको तो बीमा मिलना चाहिए ना। इसी प्रकार से उन्हीं को ध्यान में रखते हुए दूसरे देश भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसी दिशा में अपने कानून और नियम भी ला रहे हैं। अब जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर उस मीटिंग के दौर की, तो मीटिंग का दौर क्या चलने वाला है, स्प्रिंट ऑफ मीटिंग की बात की गई, यानी मीटिंग पे मीटिंग की बात की गई है क्लैरिटी एक्ट को लेकर। अगस्त में यहाँ पर सांसदों की छुट्टी हो जाती है, समर वेकेशन आ जाता है। तो समर वेकेशन के दौरान तो कोई यहाँ पर बिल पास होगा नहीं। उससे पहले जैसे व्हाइट हाउस के सलाहकार ने बोला था कि 4 जुलाई को हम लाएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े आर्थिक सलाहकार वो यही बोल रहे हैं कि जुलाई के लास्ट सप्ताह में काफ़ी चांस है और वो टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी जहां क्लैरिटी एक्ट को अपर हाउस में यानी वहां की राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो फिर तो चांस है कि ट्रंप भी जुलाई के महीने में भी इस बिल को यहाँ पर साइन करते हुए दिखाई देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट भी है। जो मुद्दा फंसा हुआ है उस मुद्दे को लेकर ही अगले सप्ताह मीटिंग होगी बैंकों के साथ में। प्राइवेट बैंक है फैक्टर के, मॉर्गन स्टैनले तो शायद इसमें पक्ष में, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप और जो बैंक है JP मॉर्गन, अगर वो स्टेबल कॉइन के मुद्दे पर अड़े हुए हैं तो उन पर बातचीत करके सुलझाने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं वहाँ के सेनेटर सांसद।
तो केस सोल्व हो जाएगा, ये तो हमें अगले हफ्ते की जो मीटिंग है उसी में पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूँगा यहाँ पर अपडेट, मॉर्गन स्टैनले ने लगभग $25 मिलियन के बिटकॉइन ETF के यहाँ पर खरीद किए। बाकी सारी कंपनियाँ यहाँ पर ETF को बेच रही है, लेकिन केवल मॉर्गन स्टैनले यहाँ पर ETF की बाइंग कर रहे। तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर बॉटम नज़र आ चुका है, लेकिन जो बड़े बड़े यहाँ पर कॉइन टेलीग्राफ हो गया, क्रिप्टो क्वांट हो गया, वो ये बोल रहे हैं कि जो $60,000 से $68,000 की रेंज है बिटकॉइन के लिए, और सेम फॉर्मेट में सेम ही परसेंटेज रेशियो में अल्ट कॉइन और मीम कॉइन की भी आप यहाँ पर बात कर सकते हो। लेकिन अब ये है $60,000 जो डॉलर की रेंज है वो बियर वालों के लिए, और जो $68,000 की रेंज है, जो $60,000 की रेंज है वो बियर केस वालों के लिए, और जो $68,000 की रेंज है वो बुल केस वालों के लिए। यानी अगर बिटकॉइन $60,000 की तरफ रुख करता है तो कहीं ना कहीं एक बियर केस बन सकता है, वहाँ से एक टेक्निकल ब्रेकआउट पीछे की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर $68,000 पर ब्रेकआउट होगा तो हम ऊपर की तरफ जाने को यहाँ पर रह सकते हैं, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट का दावा है। वीडियो बीच में थोड़ी सी लैग कर गई थी, उसके लिए माफ़ी। लेकिन हाँ, एक सेनेटर है सिंथिया लूमिस, वो बार बार अपने हर एक ट्वीट में यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट को यहाँ पर सराहना कर रही है उसकी, कि क्लैरिटी एक्ट आना चाहिए, अमेरिका को फ़ायदा होगा, दुनिया को फ़ायदा होगा, क्रिप्टो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, और ये जितनी जल्दी आ जाए उतना ही सबके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं सारी चारों दिशाओं से इस पर फ़िलहाल दबाव बनाया जा रहा है कि क्लैरिटी एक्ट पास हो। और आपको पता है एक सरकार है ई साल्वेदर, वो हर दिन एक बिटकॉइन की बाइंग कर रही है। अपने देश के क्रिप्टो, जो अपने देश का टैक्सेशन कलेक्ट होता है उससे यहाँ पर हर रोज़ एक बिटकॉइन बाइंग हो रहा है। यानी कोई तो मंथली SIP करता है, यहाँ पर ई साल्वेदर जो देश है वो हर रोज़ यहाँ पर SIP कर रहा है। यानी यार कमाल ही कर रहा है अगर SIP ऐसी दिशा में हो रही है। और जो अपडेट है मेरे पास आपके लिए क्वांटम कंप्यूटर को लेकर, ये कोई आम बंदे नहीं दिए, सीजे ने दी है अपडेट। सीजे जो बाइनेंस के फाउंडर हैं, सीजे ये बोल रहे हैं कि हम चाह रहे हैं सतोशी नाकामोटो का जो एड्रेस है उसको फ्रीज कर दें। अगर ऐसा होता है तो भाई साहब 1 मिलियन बिटकॉइन सीधे यहाँ सप्लाई से हट जाएंगे। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर का खतरा भी बना हुआ है, और उसको देखते हुए 1 मिलियन बिटकॉइन को फ्रीज करने की बात यहाँ पर सतोशी नाकामोटो कह रहे हैं। अभी उन 1 मिलियन बिटकॉइन की कीमत लगभग $70 बिलियन है, और अगर सतोशी नाकामोटो के वॉलेट को फ्रीज कर दिया जाता है तो मार्केट के लिए ये क्लैरिटी एक्ट से भी बुलिश सिग्नल होगा। लेकिन इतना आसान नहीं होगा उस वॉलेट को फ्रीज करना, क्योंकि इसके लिए वोटिंग होगी। वोटिंग कौन कर पाएगा? जिसके पास बिटकॉइन होगा। जिसके पास जितने ज़्यादा बिटकॉइन होंगे उसके पास उतनी पावर होगी कि वो बिटकॉइन को फ्रीज़ करना है या उसको अनफ्रीज ही रखना है, उस हिसाब से वो अपनी वोटिंग कर पाएगा। तो कुल मिला के कंक्लूज़न क्या है इन सारी न्यूज़ का, खबरों का? तो कंक्लूज़न ये है, क्लैरिटी एक्ट का इंतज़ार, लोग US ईरान डील से पक चुके हैं, उसकी तरफ रिएक्ट ही नहीं कर रहे, हमले हो रहे हैं, पीस डील हो रही, अभी उसकी तरफ रुख कम हो रहा है। रुख जो हो रहा है अभी मैक्सिमम लोग, जो प्रिडिक्शन मार्केट है वो भी यही बोल रहे हैं कि क्लैरिटी एक्ट की तरफ लोगों का फोकस फ़िलहाल अभी ज़्यादा बना हुआ है। और मैंने आपको बताया कि अगले हफ्ते मीटिंगों का दौर चलेगा, तो इसका भी देखते हैं क्या अंजाम क्रिप्टो मार्केट की तरफ देखने को मिलता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई अपडेट के साथ में, फ्रेश अपडेट के साथ में। जय हिंद दोस्तों।